हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है क्वारंटीन टिन टिन? चलो, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को देखें तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है। अब अगर मन में ये आ रहा हो कि लाइफ स्पैन क्या है, तो इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है और मर जाता है, तो पैदा होने से लेकर मरने के बीच में जो भी पीरियड है वह उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कहलाता है। हर एक ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, फिर मेच्योरिटी को अटेन करता है, फिर बूढ़ा होता है और एक दिन इस सतरंगी संसार को छोड़ के चला जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की जो जीवन लीला होती है उसी को उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बोलते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने थोड़ा सा एक वर्ड और ऐड किया है। एनसीईआरटी बोलती है द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। उसने वर्ड डाला नेचुरल डेथ। ये वर्ड क्यों डाला? सपोज करो ह्यूमन बींग्स की एज है 70 ईयर्स, अप्रोक्स मान के चलते हैं, ठीक है। अगर कोई ह्यूमन बींग अगर 25 की एज में इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ और डेथ हो गई, उसका लाइफ स्पैन हो गया। नहीं, उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट ही नहीं हुआ, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। तो अगर 25 साल की एज में अगर उसकी डेथ हो जाती है तब उसको लाइफ स्पैन नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब वो नेचुरली बूढ़ा होकर मरे, पैदा हो, जवान हो, फिर बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा होकर नेचुरल डेथ हो, उस टाइम पीरियड को बोलेंगे अपन उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन। यानी बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कहते हैं। अब हर एक ऑर्गेनिज्म को मरना तो होता है, मृत्यु निश्चित है। तो ये सवाल मन में आता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक न एक दिन मर जाता है, तो फिर इतनी डाइवर्सिटी चारों तरफ कैसे है? अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो हमें चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरह की स्पीशीज हमें देखने को मिल रही हैं, वो अभी तक कैसे टिकी हुई हैं? वो खत्म क्यों नहीं हो गई? क्योंकि एक न एक दिन हर एक ऑर्गेनिज्म को मरना तो होता ही है। फिर वो कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं? तो इसका आंसर है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जी हाँ, रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, अपने जैसे नए यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, या कहें अपनी जैसी ऑफ स्प्रिंग पैदा करता है। तो रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑर्गेनिज्म मरने से पहले अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म पैदा कर जाता है। यही कारण है कि अभी तक अलग अलग तरह की स्पीशीज काफ़ी लंबे टाइम से मेंटेन है और आगे भी ये मेंटेन रहेंगी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अपने जैसी नई ऑफस्प्रिंग को पैदा कर जाता है। तो जो रिप्रोडक्शन है उसका फ़ायदा यही है, ये प्रोसेस इसलिए होती है
ताकि काफ़ी लंबे टाइम बाद भी आज जो स्पीशीज़ हैं वो आगे कई सालों तक मेंटेन रहें, क्योंकि मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन मरने से पहले ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म पैदा कर जाए ताकि एक पर्टिकुलर स्पीशीज मेंटेन रह सके। अब एक वर्ड आया था बीच में, लाइफ स्पैन, उसकी चर्चा करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि उसके जो लाइफ स्पैन के 3 फेज होते हैं उनका जिक्र एनसीईआरटी में आगे किया गया है। लाइफ स्पैन के बारे में बस यही बोल के छोड़ दिया, लेकिन आगे कहीं ना कहीं जिक्र है, तो इसलिए लाइफ स्पैन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें तो इसके 3 फेज हैं। पहला फेज है जुवेनाइल फेज, अगला फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज, एंड लास्ट वन इज सेनिसेंट फेज। आपको नोट्स की चिंता नहीं करनी है, नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन जब भी आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा, ये तो आप पहले से इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और बाद में इनको ऐसे ऐसे अपने रफ नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि कैसे इनको समझाया था, क्या क्या बातें बताई थी। तो रफ नोट्स आप बनाते रहें। बाकी वैसे तो इनके नोट्स आप कहीं से भी पढ़ लें, कोई भी बुक पढ़ लें, जो पढ़ाया है उससे बाहर आपको जाना नहीं है जब तक ये क्लियर ना हो जाए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नीट के एग्जाम के लिए भी। फालतू कोई भी बात नहीं बताई जाएगी, जितना आता है और जितने बिल्कुल कंसाइज करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, एक एक वर्ड को उठाया है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है कि नोट्स कैसे बनाएं। आप रफ नोट्स स्क्रीनशॉट लेके बनाते रहें, और उसके बाद अपन, आप कोई भी बुक हो आप उसके क्वेश्चन करो, लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं क्वेश्चन करो और पढ़ते रहो। तो जुवेनाइल फेज की बात करें तो जुवेनाइल फेज कौन सा होता है? देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि वह पैदा हो और पैदा होते ही उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आ जाए। ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, उसमें ग्रोथ होती है, उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं, वह वे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर होती हैं, तब जाके वह रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो पाता है। तो जन्म से लेकर जब तक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल बनता है, उस फेज को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। यानी यह वह फेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल बनता है, उसमें नेसेसरी ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं, वो ग्रो करती हैं। तो उस फेज को बोलते हैं अपन जुवेनाइल फेज। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज वह फेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, अपनी जैसी नए ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है, उस फेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। फिर ऑर्गेनिज्म की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उसके ऑर्गन कम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि ऑर्गेनिज्म इस सतरंगी संसार को छोड़ के चल बसता है। तो वह फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन डेटोरिएट होना स्टार्ट होते हैं, ऑर्गन कम काम करना बंद कर कम काम करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जीवन के जो अंतिम पल होते हैं उस फेज को बोलते हैं सेनिसेंट फेज।
नोट्स की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आप कहीं से भी पढ़ लें। वैसे नोट्स मैं बना के अपलोड करूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए, ये नहीं कि नोट्स नहीं है कैसे पढ़ेंगे क्या है। आपका ध्यान पूरा जो पढ़ाया जा रहा है उस पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आप लिख तो खुद भी सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है कि जुवेनाइल फेज क्या होता है, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी अटेन कर रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, और सेनिसेंट फेज जिसमें ऑर्गन कम काम करना बंद करते हैं, धीरे धीरे उसकी एजिंग हो जाती है, बूढ़ा होने लगता है और एक दिन मर जाता है, तो उस फेज को बोलते हैं सेनिसेंट फेज। यानी चीज़ों को समझते जाओ, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनिसेंट फेज। अब लाइफ स्पैन की थोड़ी सी और बात करें तो लाइफ स्पैन हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका लाइफ स्पैन कुछ दिन होता है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका लाइफ स्पैन थाउजेंड ऑफ ईयर होता है। 5,000 साल, 2,000 साल, 1,500 साल। यानी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन काफ़ी वेरी करता है। एनसीईआरटी में एक पेज पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन दिए हैं। कुछ के दिए हैं, कुछ के लिए उन्होंने एम्प्टी स्पेस छोड़ रखा है। करें तो एक बात भी निकल के आती है, एक निष्कर्ष निकल के आता है कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन उसके साइज से रिलेटेड नहीं होती। कि ये नहीं है कि एक चूहा है उसकी उम्र कम ही होगी हाथी से क्योंकि हाथी का साइज बड़ा होता है। नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ऑर्गेनिज्म की साइज और उसकी लाइफ स्पैन में कोई भी रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से अनरिलेटेड है। एक एग्जाम्पल भी है, अगर हम क्रो की और पैरट के साइज की कंपेयर करें तो दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्रो की लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स, 15 साल, जबकि पैरट की लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स। साइज सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, पर लाइफ स्पैन में लार्ज वेरिएशन है। सेम एक और एग्जांपल है, एक मैंगो ट्री और एक पीपल ट्री की बात करें। मैंगो ट्री की लाइफ स्पैन लगभग 300 साल होती है, जबकि पीपल ट्री की लाइफ स्पैन लगभग 1500 साल तक होती है। दोनों का साइज सेम है, मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री, लेकिन उनकी लाइफ स्पैन वेरी कर रही हैं। तो ऐसे तो दो ही एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों एनसीईआरटी में भी मेंशन है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन ये निष्कर्ष जरूर निकाल लें इस बात से कि जो एनसीईआरटी में लिखा भी है कि ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है उसका रिलेशन उनके साइज के साथ नहीं होता है। तो लाइफ स्पैन के बारे में ये जो मेन बातें थी वो हो गई। अब हम जो जो चैप्टर दिया गया है रिप्रोडक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन थी वो हम पढ़ ही चुके हैं कि रिप्रोडक्शन एक वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए यंग वंस को पैदा करता है। अब जो ऑफस्प्रिंग को एक ऑर्गेनिज्म पैदा करता है, जिन ऑफस्प्रिंग को एक ऑर्गेनिज्म पैदा करता है, क्या होता है उनका? ये रहा ऑर्गेनिज्म, ये रहा एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये रहा। इसने क्या किया? अपने जैसी नए छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया। ये रहा छोटा सा, दिख रहा है। इस ऑर्गेनिज्म ने अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। अब इस ऑफस्प्रिंग का क्या होगा? यह क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है, ये मैच्योर होगा,
फिर ये रिप्रोडक्शन करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा, और एक दिन बूढ़ा होगा और मर जाएगा। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये ऐसे रिपीट होती रहती है, लगातार रिपीट होती है। एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, वो ऑफस्प्रिंग बड़ी होती हैं, मैच्योर होती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं, मर जाती हैं। फिर मरने से पहले वो कुछ नई ऑफस्प्रिंग पैदा कर गई रिप्रोडक्शन के द्वारा, वो ऑफस्प्रिंग फिर बड़ी होती हैं, मैच्योर होती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं, वो मर जाती हैं। तो ये जो जीवन साइकिल है, ये जीवन चक्र है, ये इसी प्रकार से चलता रहता है। बर्थ, ग्रोथ, डेथ, बर्थ, ग्रोथ, डेथ। बीच में रिप्रोडक्शन को मेंशन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन अगर उसने नहीं किया तो ऐसे तो स्पीसीज एक ना एक दिन ख़त्म ही हो जाएंगी। अब कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वह कई बातों पर डिपेंड करता है कि उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, उसके तरीके क्या होंगे। यह अर्थ इतनी डाइवर्स है, 170 से लेकर 180 लाख इतनी स्पीसीज इस अर्थ पर हैं। तो स्पीसीज ने अपने अपने तरीके डेवलप कर रखे हैं रिप्रोडक्शन के। वे तरीके इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट क्या है, कहाँ रहता है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है,